नमस्कार, जी बिजनेस के मनी गुरु स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। सीपीएसई ईटीएफ निवेश के लिए खुल चुका है। 20 जनवरी तक आपके पास मौका है 5% डिस्काउंट पर देश की 10 महारत्न नवरत्न कंपनियों में निवेश करने का, वो भी महज 0.065% के चार्ज पर। सीपीएसई ईटीएफ का मैनेजमेंट रिलायंस म्यूचुअल फंड कर रही है। हमारे साथ है मिस्टर शैलेश भान, डेप्यूटी सीईओ रिलायंस म्यूचुअल फंड। आइए इनसे समझते हैं सीपीएसई ईटीएफ के बारे में। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो जो रिस्पांस मिला है काफ़ी अच्छा है। अगर एंकर बुक की बात करें तो 4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन इससे पहले समझना ज़रूरी है सीपीएसई ईटीएफ के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस ईटीएफ के अंदर शामिल हैं। सीपीएसई ईटीएफ में इंडिया के टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनीज में से 10 कंपनी चुनी गई हैं। इन 10 कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर, कोल सेक्टर, पावर फाइनेंस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर से है। इसमें ओएनजीसी, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे गैस अथॉरिटी और ऐसे लार्ज कंपनीज पब्लिक सेक्टर के हैं इसमें। जी, साथ ही सीपीएसई ईटीएफ की कंपनियों के अगर हम चुनाव की बात करें, जो चयन है, तो क्या मापदंड होता है इन कंपनियों को चुनने का। 2014 में इनफैक्ट ये मार्च में लॉन्च हुआ था। इसका जो क्राइटेरिया है उसके बारे में कुछ बताइए शैलेश। सीपीएसई का क्राइटेरिया ये है कि प्राइमरली ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में से होनी चाहिए। महारत्न नवरत्न कंपनीज में से सेलेक्ट किया जाता है। ये सब कंपनीज में गवर्नमेंट का स्टेक ओनरशिप 55% से ऊपर है। और ये सब बिजनेसेस में ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स, 7-8 साल से इसमें डिविडेंड पे आउट अच्छा है। 4% से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट 7 से 9 साल के बीच में, पिछले 7 से 9 साल के बीच में दिया गया है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने के लिए सब कंपनीज का। जी, इनफैक्ट कई बड़ी वजह हैं इसमें सब्सक्राइब करने की, लेकिन जैसा आपने खुद भी कहा कि इसमें सब मार्केट लीडर्स हैं। सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स को वो कंपनीज बिलोंग करती हैं, अपने अपने सेगमेंट में सभी लीडर्स हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन कंपनीज का। मैं सेक्टर पे बात करना चाहूँगा। ये सब सेक्टर जो है इंडिया के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स है। पिछले 7-8 साल में भी ये सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड ये सब सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म डिमांड पोटेंशियल या सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ये सब सेक्टर्स के काफ़ी अच्छे हैं। चाहे आप ऑयल एंड गैस सेक्टर लीजिए, वो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। आप डिफेंस के कंपनीज लीजिए, जिसमें बहुत सारा इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस होना अभी बाकी है, और पिछले सालों में भी हुआ है बट होना अभी बाकी है। कोल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए है, बिकॉज कोल सेक्टर पूरा पावर सेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ कोल सप्लाई करता है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये सब सेक्टर्स हैव बीन स्ट्रैटेजिक और पिछले सालों में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और ये सेक्टर का लॉन्गर टर्म पोटेंशियल भी अच्छा है। जी, आपने पोटेंशियल की बात की। शैलेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम फ्यूचरिस्टिक होकर समझें, अगर आने वाले समय में कितना बड़ा अहम योगदान इन सेक्टर्स का रहेगा, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा रहने की उम्मीद है। ये सब कंपनीज में इंडिया का काफ़ी अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये लार्ज बिजनेसेस है, एंड जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत क्रिटिकल, बहुत कोर और इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द कंट्री से एसोसिएटेड है। लॉन्गर टर्म ग्रोथ अगर आप देखेंगे ये सब सेक्टर्स में, गिवन दैट आज के दिन पावर कंजम्पशन इतना लो है इंडिया में, द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल इज़ वेरी वेरी सॉलिड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मतलब काफ़ी अच्छा है। वैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स सिग्निफिकेंट रहेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में इस सेक्टर का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। डिफेंस में लोकल इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन आप देखेंगे गैस सेक्टर में सिग्निफिकेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अपने पास स्कोप है। तो ईच एरिया में जहाँ पे ये सेक्टर्स की कंपनीज है और ये सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स में इंडिया का लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। पोटेंशियल बहुत अहम है। और आगे आप अगर देखेंगे ये सेक्टर्स में इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी हुए हैं। या
ये सेक्टर में मीनिंगफुल रिफॉर्म्स भी हुए हैं पिछले 3-5 साल में, जिसका बेनिफिट उनके अर्निंग्स में अभी भी आ रहा है और उसका पोटेंशियल आगे भी आने के लिए है। जहाँ तक रिस्पांस की बात है, क्योंकि 17 जनवरी को ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हुआ और हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें खास बात यह है सर कि 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। उस पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से माना जा सकता है। ये पिछली बार जब ये आया था 3 साल पहले, एंड इसका ये सेकेंड फॉलो ऑन ऑफर है। ये इसमें ये सेक्टर में द काइंड ऑफ फोकस है जो गवर्नमेंट का फोकस है इन दीज सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। सो दीज सेक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और उनके पास उनके सामने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है ग्रोथ करने के लिए। सो सेक्टर आउटलुक इसके कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा है एंड वो उस इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होना चाहिए टू टेक देयर डिसीजन। जी सर, तो अगर हम रिटर्न्स की भी बात करें तो निफ्टी के मुकाबले सीपीएसई ETF का रिटर्न बेहद शानदार रहा है। अगर हम फिगर टर्म्स में भी बात करें तो 8.88% का रिटर्न जो निफ्टी ने दिया दिसंबर तक, उसके मुकाबले सीपीएसई ETF का रिटर्न ऑलमोस्ट 15% रहा है। 28 मार्च 2014 को ये लॉन्च हुआ था और सिंस इंसेप्शन बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस इसका रहा है। 80 CCG यानी राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के तहत भी आपको इसमें टैक्स छूट मिलती है। सबसे अहम बात इस बार के इशू में यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है और 5% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप 5% डिस्काउंट के साथ नवरत्न कंपनियों में, महारत्न कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, वो भी बहुत कम चार्जेस में, क्योंकि महज 0.065% इसमें एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। तो कई बातें हैं जिसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है। इसमें सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा वेटेज ONGC का है जो ऑलमोस्ट 25% से ऊपर है। इसके अलावा कोल इंडिया, ऑल इंडिया जैसी कंपनीज हैं जिसमें इसका वेटेज है। शैलेश, शुक्रिया आपने बातचीत की हमसे, लेकिन कुछ और वॉइसेस की भी बात कर लेते हैं। उमंग पपनीजा CIO हमारे साथ मौजूद है IIFL प्राइवेट वेल्थ से। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं एंकर इन्वेस्टर्स की बात करूंगी कि रिस्पांस पहले ही दिन बहुत अच्छा रहा है। सीपीएसई ETF का जो एंकर बुक है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स और 4 बार ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स पर क्या असर इसका दिख सकता है? पल्लवी, ये बात सही है कि 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है एंकर इन्वेस्टर पोर्शन। रिटेल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस सीपीएसई ETF में जो जिस तरह से एलोकेशन किया हुआ है वो बहुत डिफरेंट है इस FFO के लिए। नॉर्मली रिटेल और HNI के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। सो 20-25% ऐसे करके दे काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट द एलोकेशन, बट इसमें ऐसा किया हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स विल गेट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरा अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, जब तक दूसरे कैटेगरीज का शुरुआत नहीं होगा। सो विच मीन्स दैट जितना भी आपका 4200 करोड़ पड़ा हुआ है, और अगर 800-900 करोड़ रिटेल या 1500 करोड़ रिटेल जो भी नंबर आएगा, उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी। सो दैट्स वाई रिटेल के लिए फुल 100% एलोकेशन की संभावना है। सो रिटेल इन्वेस्टर शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस CPSE ETF।